हेलो एवरीवन, माय सेल्फ नेहा और आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। कल की वीडियो में हमने गुप्त वंश के साम्राज्य पे किस प्रकार से किन किन शासकों ने राज्य किया और वह गुप्त वंश को किस प्रकार ऊंचाइयों तक लेकर गए। आज की वीडियो में हमने गुप्त वंश के पतन के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि इतने महान शासकों के होने के बावजूद भी किस प्रकार से गुप्त वंश जो है पतन की तरफ गया। चलिए डिस्कशन करते हैं कि क्या क्या कारण थे जिसके कारण जो है गुप्त वंश का पतन हो गया। तो चलिए जानते हैं फर्स्ट रीजन से, अयोग्य उत्तराधिकारी। जो गुप्त वंश के पतन का पहला रीजन है वह है अयोग्य उत्तराधिकारी। यह गुप्त वंश के पतन का मुख्य कारण माना जाता है। अयोग्य उत्तराधिकारी का होना गुप्त साम्राज्य के विस्तार में समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। और ऐसा भी माना जाता है कि समुद्रगुप्त के घोड़ों ने तीन समुद्रों का पानी पिया था। ठीक है, तो जो मौर्य साम्राज्य है उसका सबसे मेन कारण माना जाता है उसके अयोग्य उत्तराधिकारी। गुप्त वंश का जो विस्तार है करने में समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय का जो है महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। कि जो समुद्रगुप्त है और चंद्रगुप्त द्वितीय है, इन्होंने गुप्त साम्राज्य का जो है विस्तार करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, और जो ऐसा भी माना जाता है कि जो समुद्रगुप्त के जो घोड़े थे उन्होंने 3 समुद्रों का पानी पिया था। अगर उन्होंने 3 समुद्रों का पानी पिया था तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि समुद्रगुप्त जो है उसके राज्य का विस्तार कहाँ तक था। पानी तो तभी पिएगा ना जब वो आगे जाएगा। ठीक है, तो ऐसे तो है नहीं कि घर पे बैठ के ही पानी पी लेगा। तो इसीलिए जो है समुद्रगुप्त के अगर घोड़ों ने 3 समुद्रों का पानी पिया है तो समुद्रगुप्त जो है बहुत दूर तक गया होगा, उसके राज्य का विस्तार बहुत दूर तक गया होगा, तभी घोड़े जो है 3 समुद्रों का पानी पिएंगे। ठीक है, उसके बाद है इनका साम्राज्य भारत के अन्य भागों तक फैला हुआ था। ठीक है, जो गुप्त वंश का साम्राज्य है वह भारत के अन्य भागों तक जो है फैला हुआ था, मतलब इतनी दूर तक फैला हुआ था जो गुप्त वंश का साम्राज्य है। इसका दूसरा रीजन जो है अयोग्य उत्तराधिकारी में ये माना जाता है कि जो स्कंदगुप्त जैसा कि आप जानते हैं कि जो गुप्त वंश है उसमें अलग अलग शासक हुए थे। ठीक है, जिन्होंने गुप्त साम्राज्य को बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाया। लेकिन जो स्कंदगुप्त तक तो जो कंडीशन थी, स्थिति थी, वो बिल्कुल ठीक थी। लेकिन इसके पश्चात जो शासक जो है आए, ठीक है, जिन्होंने गुप्त वंश पर जो है राज्य किया, तो वह गुप्त वंश के जो राज्य हैं, ठीक है, उसकी वागडोर को अच्छे से संभाल नहीं पाए, जिसके कारण गुप्त वंश का जो है पतन हो गया। जैसे पुरुगुप्त, कुमारगुप्त द्वितीय, ठीक है, विष्णुगुप्त। तो इस प्रकार के जो शासक हैं जब ये गद्दी पे बैठे तो इन्होंने जो है गुप्त वंश के साम्राज्य को ठीक ढंग से नहीं संभाल पाए। इसी कारण गुप्त वंश का जो है पतन होना अनिवार्य हो गया। स्कंदगुप्त तक तो स्थिति ठीक थी, परंतु इसके पश्चात
के शासक जो थे, ठीक है, जैसे कुमारगुप्त द्वितीय, बुद्धगुप्त, विष्णुगुप्त, ठीक है, आदि शासक गुप्त वंश की वांगडोर को संभाल नहीं पाए, जिसके कारण गुप्त वंश का पतन होना अनिवार्य हो गया। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि गुप्त वंश में अलग अलग शासक हुए थे और इतने योग्य शासक हुए थे जिन्होंने गुप्त वंश को जो है मतलब दूर तक पहुंचाया, ऊंचाइयों तक पहुंचाया। ठीक है, लेकिन इसका मुख्य कारण, गुप्त वंश के पतन का जो मुख्य कारण है वो माना जाता है अयोग्य उत्तराधिकारी के। गुप्त वंश के जो है अयोग्य उत्तराधिकारी जो थे, इनके कारण जो है गुप्त वंश का पतन होना अनिवार्य हो गया, जरूरी हो गया। ठीक है, एक बार रिपीट करते हैं। गुप्त वंश का विस्तार करने में समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय का बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रोल जो है रहा है। समुद्रगुप्त के घोड़ों ने 3 समुद्रों का पानी पिया था। ऐसा माना जाता है कि अगर समुद्रगुप्त के घोड़ों ने 3 समुद्रों का पानी पिया है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि समुद्रगुप्त का साम्राज्य जो है कहाँ तक फैला हुआ था। इसका साम्राज्य भारत के अन्य भागों तक फैला हुआ था। ठीक है, जो मतलब इनका जो साम्राज्य था ये भारत के अन्य भागों तक फैला हुआ था, मतलब इतना फैला हुआ था ये जो गुप्त वंश का साम्राज्य है। इसके बावजूद भी जो है स्कंदगुप्त तक तो जो परिस्थिति है बिल्कुल ठीक रही थी, यानी कि जो अलग अलग शासक हैं इसमें जो लास्ट जो एक सही शासक है जिसने गुप्त साम्राज्य को सही तरह से संभाला वह स्कंदगुप्त हम उसे कह सकते हैं। तो स्कंदगुप्त तक तो जो थी गुप्त साम्राज्य की गुप्त वंश की जो स्थिति थी बिल्कुल सही थी, लेकिन इसके पश्चात जो कई अयोग्य मतलब उत्तराधिकारी आए, ठीक है, जब वह गद्दी पे बैठे, जैसे कुमारगुप्त द्वितीय, बुद्धगुप्त, विष्णुगुप्त इत्यादि जो शासक गुप्त वंश की गद्दी पे बैठे थे, तो वह इतने बड़े साम्राज्य को ठीक ढंग से संभाल नहीं पाए, जिसके कारण जो है गुप्त वंश का पतन होना जो है अनिवार्य हो गया। ठीक है, तो ये रीजन माना जाता है गुप्त वंश के पतन का। सेकंड रीजन है, तो इसका सेकंड रीजन माना जाता है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में क्या क्या फैक्टर्स आते हैं? आर्थिक कारण में जो है सबसे पहले है भूमि दान देने की प्रथा। भूमि दान देने की प्रथा। तो जो गुप्त वंश का जो मतलब गुप्त वंश में एक प्रथा प्रचलन में थी भूमि दान देने की प्रथा। ठीक है, तो यहाँ पर गुप्त वंश में जो है जो इनके शासक होते थे वह भूमि दान में देते थे, जैसा कि मैंने कल की वीडियो में आपको समझाया था, यानी गुप्त वंश की जो वीडियो है इसमें उनके शासकों के बारे में डिस्कशन किया गया है। जिन बच्चों ने नहीं देखी तो जाके पहले वो वीडियो देख सकते हैं। तो उसके बाद अगर आप टर्न वाइज टर्न इन वीडियो को समझोगे तो आपको समझने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। ठीक है, तो पहले आप उन वीडियो को देखें। तो उनमें क्या है, भूमि दान देने की प्रथा प्रचलन में थी। तो इसी प्रकार से जो फर्स्ट मतलब शासक था इस वंश का, यानी कि श्रीगुप्त। ठीक है, श्रीगुप्त, जैसे मैंने आपको समझाया था पिछली वीडियो में कि जो फर्स्ट शासक है श्रीगुप्त उसने भी मृग शिखा वन में, ठीक है, जो गुप्त शासक है उसने मतलब गुप्त शासक यानी कि ये फर्स्ट गुप्त शासक है श्रीगुप्त। अगर देखिए कि जो श्रीगुप्त है फर्स्ट शासक ने इतनी भूमि दान में दी है, यानी कि उसने मृगशिखा वन में जो है एक मंदिर के निर्माण के लिए मंदिर का उसने निर्माण करवाया, जिसके लिए उसने क्या किया, उसने 24 गांव की भूमि दान में दी। ठीक है, तो उसने जो 24 गांव है, ठीक है, उसकी भूमि दान में दी थी। किसने दी थी? मतलब जो
श्रीगुप्त हैं जो फर्स्ट शासक है, उसने एक मंदिर के निर्माण के लिए 24 गांवों की भूमि जो है दान में दे दी। ठीक है, मृगशिखा वन, मृगशिखा वन क्या है, एक प्लेस का नाम है, एक स्थान का नाम है जो कहाँ पे है, सारनाथ के निकट। ठीक है, सारनाथ के निकट। तो आप देख सकते हैं, अगर फर्स्ट शासक ने यानी कि जो फर्स्ट गुप्त वंश का शासक है उसने इतनी भूमि दान में दी है, तो जब तक होली होली और जो शासक है जब उन्होंने राज्य किया होगा तो उन्होंने भी तो अपने टाइम में जो है अलग अलग चीजों के लिए जो है अलग अलग जो है भूमिया दान में दी होगी। यहाँ पर तो 24 गांव की भूमि भी जो है दान में दी है, तो क्या पता उन्होंने इससे ज्यादा भी दी हो। तो होली होली क्या हुआ, मतलब धीरे धीरे क्या हुआ कि जो गुप्त वंश है इनका जो आर्थिक स्थितियां बिगड़ने लगी। ठीक है, आर्थिक स्थिति इनकी वीक होती चली गई क्योंकि जो मतलब गुप्त वंश के शासक है उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होती चली गई, और जो भूमि ये दान में देते थे उस पर कोई कर नहीं लगाते थे। ठीक है, और जिस व्यक्ति को भूमि दान में देते थे वो सारी प्रॉपर्टी, वो सारी भूमि जो है उस व्यक्ति की हो जाती थी। ठीक है, तो राजा का उस पर कोई अधिकार नहीं रहता था। तो इससे क्या हुआ, राजा की जो आर्थिक स्थिति है धीरे धीरे कमजोर होती चली गई। ठीक है, उस पर कोई कर जो है, दान दी हुई भूमि पर कोई भी कर नहीं लगाया जाता था, और जो भी दान दी हुई भूमि होती थी, दान दी गई भूमि पर उस शासक का, ठीक है, उस शासक मतलब जिसने भी दान दी है उस मतलब जो राजा है उसका उस भूमि पर कोई अधिकार नहीं होता। क्योंकि शासक ने तो भूमि दान दे दी ना जिस व्यक्ति को, उसका अब उसपे जो है अधिकार है, अब राजा इंटरफेयर नहीं कर सकता था। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। आई थिंक आपको इतना समझ आया होगा। ठीक है, कि भूमि दान देने की प्रथा यानी कि जो गुप्त वंश है इसमें भूमि दान देने की प्रथा प्रचलन में थी। और जो श्रीगुप्त है यानी कि जो फर्स्ट शासक है इस साम्राज्य का, जिसमें संस्थापक इसे कह सकते हैं गुप्त वंश का, तो श्रीगुप्त ने जो है सारनाथ के निकट यानी मृगशिखा वन में एक मंदिर का निर्माण करवाया, जिसके लिए उसने 24 गांव की भूमि जो है दान में दे दी। इतने गांव की भूमि दान में दे दी। ठीक है, तो अगर फर्स्ट शासक ने इतने गांव की भूमि दान में दी है तो जब धीरे धीरे और भी शासक आए होंगे उन्होंने भी अपने टाइम में जो है भूमि दान में दी होगी। ठीक है, तो उसके जो भूमि दान में देते थे उस पर एक कोई टैक्स नहीं लगाया जाता था, कोई कर नहीं लगाया जाता था, मतलब जो है उस भूमि, जो भूमि है वो, ठीक है, अब उस पर राजा का कोई अधिकार नहीं है, और राजा ने जो भूमि दान में दी है उस पर राजा ने अब उस पर कोई कर भी नहीं लेता, कोई टैक्स भी नहीं लेता। ठीक है, फ्री भूमि है वो। तो दान में दी गई भूमि पर अब राजा का अधिकार नहीं होता था। ठीक है, शासक का भूमि पर अब कोई अधिकार नहीं है, शासक मतलब राजा, राजा का भूमि पे कोई अधिकार नहीं, क्योंकि राजा ने अपनी तरफ से भूमि दान में दे दी, तो जिस व्यक्ति को भूमि दान में दी है, ठीक है, उसी का उस पर अधिकार जो है माना जाता था। नेक्स्ट रीजन पढ़ते हैं। गुप्त वंश के पतन का जो नेक्स्ट रीजन है वो है धार्मिक कारण। ठीक है, जो गुप्त वंश के शासक थे पहले वह वैष्णव धर्म को मानते थे, यानी कि विष्णु धर्म को मानते थे। ठीक है, गुप्त वंश के जो शासक थे, ठीक है, पहले तो वह कौन से धर्म को मानते थे, वैष्णव धर्म को, वैष्णव, लेकिन जब भारत में बुद्ध धर्म आया, ठीक है, तो उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया।
ठीक है। जो बुद्ध धर्म था, मतलब उन्होंने बाद में, पहले तो वैष्णव धर्म को मानते थे, जो बुद्ध वंश गुप्त वंश के जो शासक थे पहले वैष्णव धर्म को मानते थे, लेकिन बाद में उन्होंने क्या किया, जब भारत में बुद्ध धर्म आया तो उन्होंने बुद्ध धर्म को अपना लिया। और जिससे क्या हुआ था, जैसे सम्राट अशोक था, पहले वह किसी और धर्म को मानता था, लेकिन जब भारत में जो है बौद्ध धर्म आया तो उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया और उसने जो है अपनी युद्ध नीतियों को चेंज कर दिया। ठीक है, तो उसने जो है अहिंसा की नीति अपनाई, जिसके कारण बहुत सारे सैनिक बेकार हो गए, क्योंकि उसने जो है युद्ध किया नहीं, सिर्फ एक युद्ध किया था, कलिंग का युद्ध। ठीक है, उसमें जो है जब उसका हृदय परिवर्तन हो गया, बहुत सारा, जब इतने सारे लोग घायल हो गए, बहुत सारे लोग जो है उसमें मारे गए, इसके कारण जो है सम्राट अशोक ने भी जो है युद्ध की नीति त्याग दी और उससे जो है बौद्ध धर्म को प्रमाण कर लिया, और जिसके कारण बहुत सारे जो सैनिक थे वे बेकार हो गए, बेरोजगार हो गए। इसका साम्राज्य पे भी बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा। ठीक है, तो यही रीजन मेन माना जाता है कि जो गुप्त वंश के शासक थे पहले, वो भी पहले जो है वैष्णव धर्म को मानते थे, लेकिन जब भारत में बुद्ध धर्म आया तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बुद्ध धर्म को अपना लिया, जिससे उनकी जो युद्ध नीति है अब उनका भी जो है धीरे धीरे बुद्ध धर्म के, क्योंकि बुद्ध धर्म में जो है अहिंसा की नीति अपनाई जाती थी। ठीक है, तो उन्होंने भी जो है अहिंसा की नीति, यानी कि अगर हम किसी धर्म को मानते हैं तो उसका जो प्रभाव है हम पे डेफिनेटली दिखता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो गुप्त वंश के शासक थे, बुद्ध धर्म का प्रभाव भी उन पे दिखने लगा, जिससे उनकी युद्ध नीति पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा। ठीक है, और जो कि और जो साम्राज्य थे, पड़ोसी राज्य थे या और जो बड़े बड़े साम्राज्य होंगे, उन्होंने इस परिस्थिति का लाभ उठाते हुए उन्होंने अपनी स्थिति को मजबूत किया, उन्होंने अपने सैनिक को बढ़ाया। ठीक है, और उन्होंने अपनी जो स्थिति है उसको मजबूत किया, स्ट्रॉन्ग किया, और जो गुप्त वंश हैं, जो धीरे धीरे जो कि बौद्ध धर्म को अपनाने के पश्चात उनकी जो युद्ध नीति थी वो चेंज होगी। इसके बाद जो है उन्होंने, मतलब जो और पड़ोसी राज्य थे या आसपास के जो राज्य थे, जब उन्होंने अपनी स्थिति को मजबूत किया, अपने सैनिक को बढ़ाया, तो उन्होंने जो है गुप्त वंश की कमजोरी का फायदा उठाते हुए उन्होंने क्या है, उस पर अटैक किया, उन पे हमले किए। ठीक है, और बाद के जो कुछ अयोग्य उत्तराधिकारी थे वह इस कंडीशन को संभाल नहीं पाए, जिसके कारण जो है गुप्त वंश का पतन होना अनिवार्य हो गया। ठीक है, तो बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद जो है उनकी अपना लिया उन्होंने, जिसके कारण क्या हुआ, उनकी युद्ध नीति में परिवर्तन हो गया। युद्ध नीति में परिवर्तन, जिससे क्या हुआ, जिससे गुप्त वंश के पतन का यह सबसे बड़ा कारण बना। गुप्त यह गुप्त वंश के पतन का, ठीक है, सबसे बड़ा कारण बना। आगे पढ़ते हैं सैनिक कारणों के बारे में। सैनिक कारण, नेक्स्ट इसका रीजन है सैनिक कारण। तो सैनिक कारणों में जो है सबसे पहला रीजन यही माना जाता है सैनिक संगठन का। सैनिक संगठन, जो गुप्त वंश के शासक थे इनके पास जो है अपनी स्थायी सेना नहीं थी, यानी कि मौर्य जो शासक थे उनके पास जो है एक विशाल सेना थी अपनी। ठीक है, जिसका वर्णन मैंने जो है मौर्य साम्राज्य की जो अपनी वीडियो अपलोड की हुई है उसमें दिया हुआ है, आप जाकर पहले उन्हें देख सकते हैं। ठीक है, मौर्य वंश के पास जो है बहुत सारी सेना थी, और उनकी जो सेना है उसमें अलग अलग टाइप्स की सेना थी, रथ सेना थी, घुड़सवार थे, पैदल सैनिक थे। ठीक है ना, तो अलग अलग टाइप की सेना थी, लेकिन उनकी स्थायी सेना थी, यानी कि पक्की सेना थी, और एक विशाल सेना थी। लेकिन जो गुप्त वंश के शासक हैं इनके पास अपनी कोई स्थायी सेना नहीं थी, बल्कि ये सामंतों से सैनिकों को मतलब जो है युद्ध में भाग लेने के लिए जो है उनपे कुछ टाइम के लिए उन्हें उधार लेते थे। ठीक है, सामंतों से ये सैनिक लेते थे। तो मतलब जो सैनिक संगठन है इसका मेन रीजन माना जाता है कि जो गुप्त वंश थे, गुप्त वंश के जो शासक थे, गुप्त वंश के पास मौर्य वंश की तरह स्थायी का अर्थ होता है पक्की, ठीक है, जो अपनी हो, स्थायी और विशाल सेना नहीं थी, बल्कि वह सेना कहां से लेते थे, सामंतों से।
ठीक है। सामंतों से वह सेना जो है लेते थे युद्ध में भाग लेने के लिए, और बाद में जो कमजोर शासक आए, जो अयोग्य उत्तराधिकारी आए, तो उन्होंने इस मौके का फायदा उठाकर जो सामंत थे उन्होंने अपनी शक्तिशाली को मजबूत किया। ठीक है, अपने जो शक्ति को स्ट्रॉन्ग किया, सुदृढ़ किया, और जो कमजोर शासक थे उन्हें सेना देना बंद कर दिया। ठीक है, और जो सामंत थे पहले वह राजा के अधीन होते थे, अधीन रह के काम करते थे, अंडर रह के काम करते थे, ठीक है, मालिक के। लेकिन अब वो क्या करने लगे, अब वह स्वतंत्र हो गए। ठीक है, पहले वह सामंतों से सेना सामंतों से सेना जो है उधार लेते थे, परंतु बाद के जो अयोग्य शासक थे, मतलब पहले तो जो सामंत थे वह राजा के अधीन रह के काम करते थे, यानी मालिक के अंडर रह के काम करते थे। लेकिन अब जो है अयोग्य जब उत्तराधिकारी आए, स्कंदगुप्त तक तो मामला बिल्कुल ठीक था, लेकिन स्कंदगुप्त के पश्चात जो अलग अलग शासक आए थे जो गुप्त वंश की गद्दी पे बैठे थे, लेकिन वह अयोग्य शासक थे। ठीक है, तो मतलब वह कमजोर शासक थे। तो इसी परिस्थिति का लाभ उठाते हुए जो सामंत थे, ठीक है, पहले तो राजा के अधीन रह के काम करते थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि गद्दी पर जो है अयोग्य शासक है, मजबूत शासक नहीं है, ठीक है, तो उन्होंने इस बात का फायदा उठाया। सामंत जो है अब वह स्वतंत्र हो गए, उन्होंने कमजोर शासकों को जो है सेना देना बंद कर दिया और उन्होंने अपनी स्थिति को मजबूत किया। ठीक है, कमजोर शासकों को कमजोर शासकों को सेना देना बंद कर दिया, और उन्होंने क्या किया, कमजोर शासकों को उन्होंने सेना देना बंद कर दिया, और उसने जो है उन्होंने अपनी स्थिति को मजबूत किया, और मौके का उन्होंने फायदा उठाया इस मौके का। ठीक है, उन्होंने क्या किया, वह स्वतंत्र हो गए। एक बार दोबारा रिपीट कर लेते हैं। सैनिक कारण में जो है सबसे मेन रीजन माना जाता है कि सैनिक संगठन की जो गुप्त वंश के जो शासक थे उनके पास जो है अपनी कोई पक्की, अपनी कोई स्थायी सेना नहीं थी, वह सामंतों से सेना जो है उधार लेते थे युद्ध में। ठीक है, सामंतों से। जो सामंत होते थे छोटे छोटे राजा होते थे, छोटे छोटे मतलब शासक होते थे, उनके पास जो है सैनिक टुकड़ी होती थी, थोड़ी थोड़ी सेना होती थी, तो वह अलग अलग सामंतों से जो है सेना को लेते थे। तो उनमें जो है अलग अलग शासकों से अगर सेना लेते हैं तो उसमें आपस में जो है मेल मिलाप की भावना भी एक बहुत ही ज्यादा कम होगी। ठीक है, उनका काम था सिर्फ युद्ध लड़ना। ठीक है, इसके पश्चात और कोई काम नहीं था। मतलब वह युद्ध पूरी जान लगाकर नहीं लड़ते थे, क्योंकि उन्हें तो पैसा मिल ही जाना, मतलब उन्हें तो तनख्वाह मिल ही जानी है। तो इसीलिए वह क्या करते थे, वह सिर्फ जो है मतलब सिर्फ उनका काम था युद्ध में भाग लेना। ठीक है, तो वह जो है सामंतों से जो मतलब गुप्त वंश के जो शासक थे, सामंतों से सेना उधार लेते थे, और उन्होंने जो है जब स्कंदगुप्त तक तो मामला ठीक था, लेकिन उसके पश्चात जो अन्य जो शासक थे जब वह गद्दी पे बैठे, तो जब सामंत थे उन्हें पता लगा कि ये कमजोर शासक है, तो उन्होंने इस परिस्थिति का फायदा उठाते हुए उन्होंने क्या किया, उन्होंने सेना देना उन्हें बंद कर दिया, और जो सामंत थे उन्होंने अपनी स्थिति को मजबूत कर लिया, स्ट्रॉन्ग कर लिया। ठीक है, और जिससे क्या हुआ कि जो कमजोर शासक थे, ठीक है, उनके पास अब कोई सेना नहीं है, क्योंकि जब सामंत उन्हें सेना नहीं देते तो जो कमजोर शासक हैं वो क्या हो गए, और ज्यादा कमजोर हो गए, युद्ध में अगर भाग लेंगे तो हार ही जाएंगे। ठीक है, तो जो अलग अलग आक्रमणकारी है, जब उन्होंने जो है अयोग्य जो शासक हुए थे गुप्त वंश के, उनके समय में जब युद्ध किया या आक्रमण किया, तो गुप्त वंश के जो अयोग्य शासक थे वह परिस्थिति को संभाल नहीं पाए, और वह जो है पराजित हो जाते थे, जिसके कारण जो है गुप्त वंश जो है धीरे धीरे पतन की तरफ जा रहा था। ठीक है, तो जो सामंत थे उन्होंने सेना देना बंद कर दिया कमजोर शासकों को देखते हुए। ठीक है, और उन्होंने इस स्थिति का मतलब जो है फायदा उठाया, और उन्होंने सामंतों ने अपनी जो स्थिति थी उसको मजबूत किया, और वह क्या है, स्वतंत्र हो गए अब। ठीक है, अब वो राजा के अंडर रह के काम नहीं करते थे, उन्होंने अपने राज्य को बढ़ाया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रीजन को। नेक्स्ट रीजन है विदेशी आक्रमण। विदेशी आक्रमण करों में जो है सब गुप्त वंश के पतन का जो है मेन रीजन विदेशी आक्रमण माना जाता है। विदेशी आक्रमण में
पुष्यमित्र और हुणों का आक्रमण, हुण इसका जो है गुप्त वंश के जो पतन है, इसका जो है मुख्य कारण माना जाता है पुष्यमित्र और हुणों का आक्रमण। ठीक है, मतलब इन्होंने जो है जब अटैक किया गुप्त वंश पर, तो इन्होंने गुप्त वंश पर जो है बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया, उसे बहुत ज्यादा क्षति पहुंचाई। ठीक है, और उस समय में जो है सबसे पहले जो कुमारगुप्त प्रथम है, प्रथम कुमारगुप्त प्रथम के समय में जो है पुष्यमित्र ने पुष्यमित्र पुष्यमित्र ने आक्रमण किया। ठीक है, और जो पुष्यमित्र है इसके से भी ज्यादा खतरनाक जो है वो हुणों का आक्रमण था। ठीक है, हुणों का आक्रमण सबसे खतरनाक था। ठीक है, जो विदेशी आक्रमण है इसमें जो है पुष्यमित्र है। ठीक है, और जो हुणों का आक्रमण सबसे ज्यादा मेन रीजन ये माना जाता है गुप्त वंश के पतन का। पुष्यमित्र, शुंग और हुणों के आक्रमण ने जो है गुप्त वंश को भारी नुकसान पहुंचाया, भारी क्षति पहुंचाई। ठीक है, जिसके कारण जो है गुप्त वंश का पतन होना अनिवार्य हो गया। ठीक है, कुमारगुप्त जो प्रथम है उसके समय में पुष्यमित्र ने जो है आक्रमण किया था। इससे भी ज्यादा खतरनाक जो है हुणों का आक्रमण था, जिसने जो है गुप्त वंश को और भी ज्यादा आघात पहुंचाया, नुकसान पहुंचाया। ठीक है, ये तो जो कुमारगुप्त है या स्कंदगुप्त है या समुद्रगुप्त है या श्रीगुप्त है, घटोत्कच है, ठीक है, इस प्रकार के जो शासक हैं। स्कंदगुप्त तक तो परिस्थिति बिल्कुल सही थी। ठीक है, मतलब इन्होंने जो है अगर ये भारी विदेशी आक्रमण थे, इनका जो है मुकाबला बड़ी बहादुरी से किया था। लेकिन इसके बाद के जो अयोग्य शासक थे, ठीक है, वह इनके युद्धों का जो है सामना नहीं कर पाए, क्योंकि सामंतों ने भी, हम पीछे पढ़ा था ना सैनिक कारण में, कि सामंतों ने भी उन्हें जो है सैनिक देने बंद कर दिए थे। ठीक है, जिसके कारण उनकी स्थिति जो है और भी ज्यादा दुर्बल हो गई, कमजोर हो गई। ठीक है, तो ये भी एक रीजन माना जाता है कि कुमारगुप्त प्रथम यानी स्कंदगुप्त तक तो परिस्थिति बिल्कुल ठीक रही, जो मतलब शासक थे स्कंदगुप्त तक, तो उन्होंने तो जो है गुप्त वंश के साम्राज्य को, उनकी जो वांगडोर थी उसे सही तरह से मजबूती से उसे पकड़ के रखा और उसे जो है संभाला अच्छे तरीके से। लेकिन उसके पश्चात जो शासक आए थे, जैसे कुमारगुप्त द्वितीय हो गया, ठीक है, विष्णुगुप्त हो गया, बुद्धगुप्त हो गया, तो इस प्रकार के जो शासक थे, तो मतलब यह उसकी वांगडोर को, गुप्त वंश की वांगडोर को ठीक से संभाल नहीं पाए। ठीक है, उनमें वो बात नहीं थी जो पहले के गुप्त वंश के शासकों में थी। ठीक है, इसका दूसरा रीजन ये भी है, इसका एक रीजन ये भी बता सकती हूँ, जैसे मैंने आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, कि कुमारगुप्त प्रथम है, इसके समय में तो आक्रमण हुआ ही था। इसके बाद जो स्कंदगुप्त है, नेक्स्ट जो शासक है, कुमारगुप्त के बाद जो गद्दी पे बैठा, कौन सा शासक बैठा था? स्कंदगुप्त। ठीक है, तो जो स्कंदगुप्त है जब वह गद्दी पे बैठा, तो उस समय भी जो है ये आक्रमण जारी रहे, पुष्यमित्र, शुंग और जो हुणों का जो आक्रमण है, यानी जो विदेशी आक्रमण है, ये जारी रहे थे। तो स्कंदगुप्त के समय में भी इन जो विदेशी आक्रमण है, ठीक है, ये जारी रहे। लेकिन जो स्कंदगुप्त था, ठीक है, उसने इन आक्रमणों का जो है बहादुरी से सामना किया और स्कंदगुप्त जो है वह विजयी रहा। ठीक है, स्कंदगुप्त जो है विजयी रहा। स्कंदगुप्त विजयी रहा, जिसके कारण क्या हुआ कि उसके पश्चात, जो स्कंदगुप्त के पश्चात जो अयोग्य उत्तराधिकारी थे, स्कंदगुप्त के पश्चात के अयोग्य उत्तराधिकारी इन आक्रमणकारियों का सामना नहीं कर सके,
नहीं कर सके। ठीक है, क्योंकि जो सामंत थे उन्होंने भी उन्हें सैनिक देना बंद कर दिया था, उनके पास सेना ही नहीं है, तो वे कैसे इस मतलब जो है मतलब इनका सामना करेंगे, किस प्रकार से जो विदेशी आक्रमण है, इन आक्रमणकारी है, इनका सामना करेंगे। ठीक है, तो वे ऑफ कोर्स जो है युद्ध में हारेंगे। ठीक है, तो इस बात का जो है इस ये भी जो है गुप्त वंश के पतन का कारण माना जाता है। एक बार रिपीट कर लेते हैं। विदेशी आक्रमण, विदेशी आक्रमणों में जो है पुष्यमित्र शुंग और हुणों का आक्रमण आता है। ठीक है, कुमारगुप्त प्रथम के समय में जो पुष्यमित्र शुंग है उसने आक्रमण किया था, और इससे भी ज्यादा खतरनाक था हुणों का आक्रमण। ठीक है, तो मतलब ये जो शासक थे इन्होंने तो मतलब परिस्थिति को कंट्रोल कर लिया, यानी कि इन आक्रमणकारियों को जो है धूल चटा दी। ठीक है, और जो स्कंदगुप्त है यानी कुमारगुप्त प्रथम के पश्चात जो है स्कंदगुप्त गद्दी पे बैठा। ठीक है, इसके टाइम में भी जो है ये विदेशी आक्रमण थे, इन्होंने जो है अपने आक्रमण जारी रखे। स्कंदगुप्त ने तो जो है इन पर जो है विजय प्राप्त कर ली, यानी स्कंदगुप्त ने इन्हें पराजित किया और वह विजय रहा। लेकिन स्कंदगुप्त के पश्चात जो गद्दी पे अन्य जो है शासक जब गद्दी पे बैठे जो अयोग्य थे, ठीक है, उनके पास जो है उनकी अयोग्यता का फायदा उठाकर ही तो सामंतों ने उन्हें सैनिक देने बंद कर दिए। अगर सैनिक ही नहीं है उनके पास तो वे युद्ध में क्या करने जाएंगे, अकेले तो जाने से रहे तो डेफिनेटली मर के ही आएंगे। ठीक है, तो इसलिए जो है जो अयोग्य उत्तराधिकारी हैं उन्होंने इन आक्रमणकारियों का सामना नहीं कर सके और अंत गुप्त वंश का जो है पतन हो गया। नेक्स्ट रीजन पढ़ते हैं। गुप्त वंश के पतन का जो है लास्ट रीजन माना जाता है सामंतों के विद्रोह। ठीक है, जब गुप्त वंश पर कमजोर शासक आए, यानी कि अयोग्य शासक, ठीक है, जब गद्दी पे बैठे तो सामंतों ने क्या किया, सामंतों ने उनकी अयोग्यता का फायदा उठाकर उन्होंने उन्हें जो है सैनिक देना बंद कर दिया। सैनिक देना बंद कर, और सामंतों ने अपनी स्थिति को क्या किया, मजबूत किया, स्थिति को मजबूत किया। किसने किया, सामंतों ने, इस बात का लाभ उठाकर। और उन्होंने क्या था, उन्होंने जो गुप्त वंश के जो अयोग्य शासक थे, ठीक है, पहले तो वह उनके जो है अधीन रह के काम करते थे जब तक जो स्ट्रॉन्ग राजा था, लेकिन जब अयोग्य शासक गद्दी पे बैठे उन्होंने इस बात का फायदा उठाया, उन्होंने उन्हें सैनिक देना बंद कर दिया युद्ध के लिए। ठीक है, उन्होंने अपनी स्थिति को मजबूत किया। ठीक है, और जो सामंत थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनकी पहले तो उनके अधीन रह के जो है काम करते थे, लेकिन अब सामंतों ने खुद को स्वतंत्र कर लिया, स्वतंत्र कर लिया। ठीक है, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी जो स्थिति थी उसको सुदृढ़ किया, मजबूत किया। और सबसे पहले पल्लवी के मैत्रक पल्लवी के मैत्रक वंश के शासकों ने, ठीक है, सबसे पहले जो है पल्लवी के मैत्रक वंश के जो शासक थे उन्होंने खुद को स्वतंत्र किया। किनसे, जो गुप्त वंशों से। और जो मतलब और जो सामंत थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने गुप्त वंश के विरुद्ध जो है विद्रोह किया। तो ये जो सामंत हैं इन्होंने मौके का फायदा उठाते हुए इन्होंने गुप्त वंश के विरुद्ध विद्रोह किया, विद्रोह विद्रोह किया। ठीक है, और जो यह मतलब इनमें क्या है, जो गुप्त वंश थे इनमें
सामंतों की प्रथा जो है, सामंतों की प्रथा काफी समय से जो है चलती आ रही थी। ठीक है, समुद्रगुप्त की जो प्रयागप्रस्थी अभिलेख है, समुद्रगुप्त का प्रयागप्रस्थी, समुद्रगुप्त का प्रयागप्रस्थी अभिलेख, समुद्रगुप्त के प्रयागप्रस्थी अभिलेख से ये पता चलता है कि उस समय से ही जो सामंतों की प्रथा है, यानी कि जो है मतलब जो राजा थे, शासक वर्ग था, वह सामंतों से सैनिक लेते थे युद्ध के लिए। ठीक है, वह ये प्रचलन में थी। और जो ये सामंत थे, ठीक है, ये समुद्रगुप्त के समय से ही, ठीक है, तो मतलब इन शासकों के अधीन रह के काम करते थे। ठीक है, अधीन राज्य करते थे। और राजा जब इनसे सैनिक लेता था, राजा युद्ध के लिए इनसे सैनिक लेता था, ठीक है, तो क्या होता था, तो जब राजा था वह इनके अधीन मतलब जो सामंत थे वह इनके अधीन रह के पहले काम करते थे और इनको युद्ध में जो है सैनिक देते थे राजा को, यानी कि गुप्त वंश के जो शासक थे इनको सैनिक देते थे भाग लेने के लिए सैनिकों को। ठीक है, लेकिन जब कमजोर शासक आए तो उन्होंने सैनिक देना बंद कर दिया, उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया सामंतों ने। ठीक है, और जो राजा होता था वो क्या करता था, सैनिकों के बदले जो सामंत थे इनको टैक्स देता था। टैक्स का मतलब होता है कर देता था। कौन देता था, राजा। ठीक है, एक बार रिपीट कर लेते हैं। सामंतों के विद्रोह, अयोग्य शासक जो है गद्दी पे बैठे, जब अयोग्य शासक जो गुप्त वंश के अयोग्य शासक थे जब वह गद्दी पे बैठे, यानी कि स्कंदगुप्त के पश्चात जो भी इतने भी शासक गद्दी पे बैठे हैं गुप्त वंश की। ठीक है, जिन बच्चों ने ये वीडियो मतलब जिन बच्चों ने जो है इसके बारे में नहीं पढ़ा कि कौन कौन से शासक थे, तो पहले की मेरी जो वीडियो है उसकी में आप पहले देख सकते हैं गुप्त वंश की, जिसमें जो अलग अलग शासकों के बारे में जानकारी दी गई है। ठीक है, तो जो अयोग्य शासक थे यानी स्कंदगुप्त के पश्चात जो अयोग्य शासक गद्दी पे बैठे, तो जो सामंत थे उन्होंने सैनिक देना इन्हें बंद कर दिया। ठीक है, और इनसे इनकी स्थिति जो है युद्ध में, अब उनके पास सैनिक ही नहीं है क्योंकि इनके पास कोई स्थायी सेना नहीं थी, अपनी खुद की सेना नहीं थी, पक्की सेना नहीं थी गुप्त वंश के शासकों के पास। ठीक है, यह सामंतों से सैनिक उधार लेते थे युद्ध में, लेकिन जो सामंत हैं जब इन्हें पता लगा कि अयोग्य शासक गद्दी पे बैठे तो इन्होंने इन्हें सैनिक देना बंद कर दिया, जिससे इनकी स्थिति जो है मतलब जो सामंत थे इन्होंने अपनी स्थिति को मजबूत किया और स्ट्रॉन्ग किया। ठीक है, और जिसके कारण जो है जब सैनिक ही नहीं है उनके पास तो जो गुप्त वंश के जो शासक हैं उनकी जो स्थिति है वह कमजोर होती गई दिन ब दिन, और जो सामंत है उनकी स्थिति जो है वो दिन ब दिन बढ़ती चली गई। ठीक है, और जो सामंत थे पहले वो क्या करते थे, पहले जो शासक थे गुप्त वंश के जो स्ट्रॉन्ग शासक थे उनके अधीन रह के काम करते थे। ठीक है, और लेकिन बाद में जब अयोग्य शासक गद्दी पे बैठे तो इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया, उनके अधीन रह के काम नहीं करते थे अब। ठीक है, पल्लवी के मैत्रक वंश के शासकों ने खुद को स्वतंत्र कर लिया। सबसे पहले जो पल्लवी के मैत्रक वंश के शासक हैं, ठीक है, सबसे अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि सबसे पहले किस वंश के शासकों ने जो है सामंतों ने खुद को मतलब गुप्त वंश से जो है स्वतंत्र किया था, तो आंसर होगा मैत्रक वंश के शासक कौन है, पल्लवी। ठीक है, तो पल्लवी के मैत्रक वंश के जो शासक थे उन्होंने खुद को सबसे पहले स्वतंत्र किया था गुप्त वंश के शासकों से, गुप्त वंश के विरुद्ध विद्रोह किया उन्होंने। ठीक है, उन्होंने मौके का फायदा उठाते हुए जो सामंत लोग थे उन्होंने देखा कि जो राजा है उसकी पावर कम है, दिन ब दिन वो कमजोर हो चुका क्योंकि उसके पास सैनिक नहीं है, तो इस बात का फायदा उठाते हुए जो सामंत थे उन्होंने अपनी स्थिति को मजबूत किया, उन्होंने अपने सैनिक बढ़ाए और उन्होंने उल्टा जो है गुप्त वंश के शासकों पर ही हमला कर दिया। ठीक है, जिससे जो है गुप्त वंश दिन ब दिन कमजोर होता चला गया। और इस समय में जो है गुप्त वंश के शासकों में सामंतों की प्रथा प्रचलन में थी, मतलब जो गुप्त वंश थे उनके पास कोई स्थायी सेना तो नहीं थी, वह सामंतों से सैनिक उधार लेते थे। ठीक है, समुद्रगुप्त की जो प्रयागप्रस्थी अभिलेख है उसमें इस बात का जिक्र किया गया है। ठीक है, कि जो सामंत थे वह इनके अधीन रह के राज्य करते थे। राजा युद्ध के लिए सैनिक लेता था और टैक्स इन्हें देता था। जो राजा होता था वह युद्ध के लिए सामंतों से सैनिक उधार लेता था और उन्हें सैनिकों के बदले में कर देता था।
ठीक है, कुछ पैसे देता था, कुछ राशि देता था। तो वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।